हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम कवर करेंगे ईपीएफओ रैपिड रिवीजन सीरीज में हिस्ट्री लेक्चर 7th एंड टॉपिक कवर करेंगे सोशल रिफॉर्म्स। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले थे 18-19 सेंचुरी में। ठीक है जी। अब इसके पीछे के रीजंस क्या थे वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में कास्टिज्म सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा था, और कास्टिज्म सिस्टम अगर फॉलो होगा तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक कास्ट जो ब्राह्मण है, इनकी हमें यहाँ पर सुप्रीमेसी, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि मोनोपोली देखने को मिलती थी स्पिरिचुअल नॉलेज में। ठीक है जी। सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यहाँ पर। ठीक है जी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी, कोलिनिज्म, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है जी, मतलब ये जो लाइन है इसको आप देख लीजिए, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। चाइल्ड मैरिज, बहुत ही कम एज में शादी कर दी जाती थी, 12-14 साल में। ठीक है जी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि 15 साल में भी किसी की शादी हो रही है, क्या ये एज सही है? नहीं। उसके बाद पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है? मल्टीपल मैरिजेस अलाउड था। अब मल्टीपल मैरिजेस में किसकी डिग्निटी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर खत्म होती हुई दिखेगी? वुमेन्स की। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम समझे कुलीनिज्म, कुलीनिज्म यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि एक 70 साल का लड़का है, वैसे लड़का तो नहीं होगा, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, बुढ़ा, ठीक है जी, एक आदमी यहाँ पर शादी करता था बहुत ही कम एज की लड़की के साथ। आप मान लो कि 15 साल भी मैं यहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे भी कम की एज के साथ शादी करता था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था? कुलीनिज्म। अब ये भाई साहब की तो एज होगी पूरी, मैक्सिमम 5 या 10 साल यही जिएंगे, और यहाँ पर एक बहुत ही कम एज में लड़कियाँ विडो हो जाती थी। अब जो हिंदूज हैं वहाँ पर एक प्रथा चल रही थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सती प्रथा। ठीक है जी। और जो इस्लामिज्म है उसमें तो खैर सती प्रथा नहीं चल रही थी, लेकिन विडोज जो हैं इनको समाज में एक तरह से नकार दिया जाता था। ठीक है, तो इनकी जो एक तरह से एक आप ऐसे समझ सकते हो डिग्निटी या फिर डिप्रेसिंग पोजीशन थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। ठीक है, तो इस समय रिफॉर्म्स आने बनते थे, और टीनेजर विंडो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी उस समय, ये जो कुलीनिज्म सिस्टम चल रहा था। और मैंने अभी आपको बताया सती प्रथा। अब देखिए सती प्रथा क्या था कि अगर किसी भी गर्ल की या वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भी साथ साथ जला दिया जाता था। अब ये कहीं पर भी हमारे वेदास में या उपनिषद में मेंशन नहीं है। लोगों ने अपनी प्रथा खुद बनाई और इसको बाद में चैलेंज किया राजा राम मोहन रॉय ने, और उन्होंने बेसिकली सती प्रथा को ख़त्म कराया। ठीक है जी। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जस्ट फॉर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सती प्रथा कैसे ख़त्म हुई थी। और कुछ रिफॉर्मिस्ट यहाँ पर अवतार वर्शिप के भी इंगेज थे। अब देखिए अवतार वर्शिप के वो अंगेज थे, अब ये कितना सही है कितना नहीं इसके ऊपर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए वो कहीं ना कहीं हद तक सही है। उसके अकॉर्डिंग तो रिफॉर्म्स आने बनते थे। और अवतार वर्शिप होती क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ऐसे समझ लो शिव जी, विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी। अब विष्णु जी के अवतार थे राम जी एंड कृष्ण भगवान जी, तो ये कहते थे अवतार वर्शिप होनी ही नहीं चाहिए, भगवान एक है। ठीक है जी। भगवान का स्वरूप एक है, उसको हमें एक ही रूप में मानना चाहिए। और आपको पता है हिंदूज में कहीं ना कहीं हम एक चीज़ सुनती है 33 करोड़ देवी देवता है। एक्चुअली में हम लोगों ने ऐसी कहानियाँ बना रखी हैं, बट होता नहीं है सब। ठीक है जी। उसके बाद एक हमें डॉगमा अगेंस्ट गोइंग अब्रोड भी देखने को मिलता था। मतलब ये क्या है? अगर कोई भी पर्सन फॉरेन जा रहा है एजुकेशन लेने के लिए, या फिर ऐसे समझ लो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर किसी पर्सन को एज अ सोल्जर बाहर भेज रहे हैं, तो उस समय माना जाता था किसी भी पर्सन ने समुंदर पार कर लिया तो उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। तो ये जो डोगमा बना हुआ था ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ठीक है जी। अब ब्रिटिशर्स क्यों नहीं चाहते थे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स हो? अगर सोशल रिफॉर्म्स होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक हमें नया समाज देखने को मिलेगा। अब नया समाज होगा तो उसमें पॉलिटिकल सोच भी हमें चेंज होती हुई दिखेगी, साथ साथ एक रैशनल थिंकिंग हमें देखने को मिलेगी, मतलब लिबरल सोच आप कह सकते हो। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगर हमने इनको एनलाइट कर लिया, मतलब इनको एनलाइटमेंट हमने करने में मदद कर दी, और हमने इनको कहा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तो कहीं ना कहीं जो हम यहाँ पर राज कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। समझे? अब ब्रिटेन में या फिर यूरोप में समझें कि हम सोशल रिफॉर्म्स कब हमें देखने को मिले थे? 17-18 सेंचुरी में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरोप का फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने डेफिनेटली 10th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो चलिए सोशल रिफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया। रिफॉर्मिस्ट के एंगेज में हमें देखने को मिलते थे रिवाइवलिस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रिवाइवलिस्ट थे वो चाहते थे कि कुछ भी चेंज ना हो, जो पहले चल रहा है बल्कि वो बढ़िया है, और जो आज का समाज है उससे भी
बेटर था हमारा पहले का समाज, ठीक है जी। इसका बेस्ट एग्जांपल है गो बैक टू वेदास, ठीक है जी, शुद्धि मूवमेंट। और शुद्धि मूवमेंट में आप ऐसे समझ लो, चलो मैं हम डिटेल में आज कवर करेंगे, मैं आपको करवा दूंगा। एंड यहाँ पर जो इस्लामिज्म के लोग थे वो मानते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जो इस्लाम था, मतलब उस समय का इस्लाम था, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इवन जो इस्लाम नहीं मानता वो गलत है, ठीक है जी। तो हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेनली हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। ईपीएफओ एग्जाम में बहुत कम समय है, अच्छे से यूटिलाइज करना और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अपने सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है जी। और डेफिनेटली रैपिड रिवीजन सीरीज आपका काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज से। राजा राम मोहन रॉय अब ये जो राजा वर्ड है ये सच राजा नहीं थे, इनको टाइटल दिया गया था। और टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने, ठीक है जी। अब अकबर सेकंड कौन है? अगर आपने मुगल का डिक्लाइन पढ़ा है, और खैर हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ईपीएफओ में, और मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया भी था, तो आपने ये पढ़ा होगा। वैसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अकबर सेकंड ने टाइटल दिया था राम मोहन रॉय को राजा का, ठीक है जी। और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इंग्लैंड जाइए और मेरी पेंशन की बात कीजिए, मतलब पेंशन में थोड़ी सी वृद्धि हो, मेरे खर्चे थोड़े से अच्छे से चलें, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेसिकली रिक्वेस्ट करी थी। और राम मोहन रॉय की जब इंग्लैंड में पहुंचे वो, उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली। मतलब यहाँ पर किसने भेजा था? अकबर सेकंड ने, ठीक है जी। क्लियर है? तो इतना तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए। 1815 में इन्होंने आत्मसभा की एक तरह से शुरुआत करी। और ये खुद देखो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरह से सक्षम बनाया, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से ये चलते थे। और कहीं ना कहीं ये मानते थे कि सोशल इक्वालिटी लाइफ में होनी चाहिए। जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है वो गलत है, और ये कोई भी कास्ट डोमिनेट करे वो एक तरह से उसके एंगेस्ट में ही थे। और इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी, डेट्स वाई इनको हम लोग पॉलीगेट भी बोलते हैं, पॉलीगॉट, ठीक है जी। पॉलीगॉट का मतलब क्या होता है? काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अगर किसी पर्सन को आती है, संस्कृत, लैटिन, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी, ठीक है जी। और इन्होंने मोनोथिज्म को काफ़ी प्रमोट किया, मतलब ये मानते थे कि भगवान एक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तोहफत। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली बुक्स आपने याद रखनी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तोहफत उल मुहाइदीन, ठीक है जी। उसके बाद राम मोहन राय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, और इन्होंने एक तरह से एंटी सती स्ट्रगल लॉन्च करा था 1818 में, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। और इवन ये एक तरह से इन्होंने एक विजिलेंस ग्रुप भी बनाया। विजिलेंस ग्रुप आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे कि निगरानी रखें कि जो जहाँ पर एक तरह से शमशान घाट है ना, शमशान घाट जहाँ पर हम हिंदू जाते हैं, अंतिम यात्रा करते हैं अपनी, तो शमशान घाट पे निगरानी बनाए रखें। और ये निगरानी ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई सती तो मतलब सती प्रथा तो नहीं फॉलो हो रही। और इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और ये चाहते थे कि जो सती प्रथा है वो ख़त्म होनी चाहिए। और टाइम टाइम पे ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिक्वेस्ट करते रहते थे कि सती प्रथा पर कोई ना कोई एक्ट लेकर आए। और ये काफ़ी ज़्यादा इसके एंगेज में थे, सती प्रथा के, ऐसे समझ लो। और ये सक्सेसफुल हुए थे विलियम बेंटिक के समय। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था, और इसको एक तरह से एक्ट पास करते हुए यहाँ पर एक सज़ा भी सुनाई थी, अगर कोई सती प्रथा को फॉलो करेगा तो उसको सज़ा होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो विडोज़ हैं, जो बेसिकली विडोज़ हो जाती थी, उनके लिए इन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ किया कि उनको एजुकेशन मिले। और ऐसे समझ लो जैसे आज की डेट में हम एक वर्ड सुन रहे हैं आत्मनिर्भर, तो वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है जी। तो ये उसके लिए वर्क करते रहते थे, मतलब इस कम्युनिटी के लिए, ठीक है जी, जो विडोज़ हो जाती है। उसके बाद इन्होंने 1820 में पब्लिश करी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब यहाँ पर जो ये बेसिकली प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस थी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मॉरल टीचिंग है, जो क्रिश्चियन धर्म की मॉरल टीचिंग है वो सही है, उसको इन्होंने एनालिसिस किया। और उसके बिहाफ पर इन्होंने कहा कि हमें हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। साथ साथ इन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया बंगाली में और लोगों को समझाया कि जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे उपनिषद है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप सती प्रथा करें, और ये जो पॉलीगैमी है, कुलिनिज्म है, चाइल्ड मैरिज है, ये वहाँ पर मेंशन ही नहीं है। तो ये लोगों को एक तरह से प्रेरित करते थे। 1814 में इन्होंने आत्मसभा की शुरुआत करी, ठीक है जी। आत्मसभा बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो, कंपेन अगेंस्ट आइडल वर्शिप,
कास्ट रिजिडिटी, ठीक है जी, मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गए थे लोग। एंड 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की शुरुआत करी। हिंदू कॉलेज किसकी हेल्प से? डेविड हैरी की हेल्प से, ठीक है जी। अब हिंदू कॉलेज बेसिकली इनकी खोलने की एक ही मंशा थी कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको भी संस्कृत की एजुकेशन मिले, ठीक है जी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कब रखी थी? अगस्त 1828 में। कहाँ पर? कैलकाटा में, ठीक है जी। ब्रह्म समाज का मतलब क्या है आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्म समाज होता है, मतलब आप ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में द सोसाइटी ऑफ गॉड, ठीक है जी। उसके बाद हम समझे ये क्या पॉलिटिकल को, मतलब पॉलिटिकल वाइज भी ब्रिटिशर से कुछ ना कुछ चेंज करवाना चाहते थे? बिल्कुल। ये ब्रिटिशर्स को कहते थे कि आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी को अलग अलग करिए और जुडिशरी में इंडियन जो जज हैं उनको भी कहीं ना कहीं चांस दीजिए, ठीक है। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो इंडियन जज हैं और जो यूरोपियन जज हैं, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर जब ब्रह्म समाज की इन्होंने नींव रखी तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि हमें किस तरह से भगवान को मानना चाहिए और हिंदुइज्म में जो उपनिषद हैं वही बेसिकली सब कुछ है। हमें उपनिषद को पढ़कर ही एक तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करना चाहिए। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और रीडिंग ऑफ उपनिषद, यही एक तरह से वर्शिप है, ठीक है जी। और इनका बिल्कुल भी यहाँ पर अवतार वर्शिप और आइडल वर्शिप के ये एंगेज में थे। मतलब ये नहीं मानते थे कि जो हम पिक्चर को देखकर या फिर मूर्ति को देखकर पूजा करते हैं, ये इसके एंगेज में थे, ठीक है जी। मेनली इनका एजेंडा क्या था? टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, ठीक है जी। एक मोनोथिज्म को प्रमोट करना और मोनोथिज्म को लेकर ही लोग बेसिकली हिंदुइज्म को एक तरह से प्यूरिफाई करना, ऐसे समझ लो आप, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम समझें इनका मेन जो कंसर्न था वो क्या था? कास्ट सिस्टम के ये एंगेज से, पॉलीगैमी के एंगेज से, चाइल्ड मैरिज के एंगेज से, जो प्रीस्ट थे, जो ऐसे समझ लो जो पुजारी थे, जो काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स करवाते थे, उनके एंगेज में थे, ठीक है जी। आइडल वर्शिप के एंगेज में थे, पॉलीथिज्म के ये एंगेज में थे, मल्टीपल गॉड्स के, ठीक है जी। अवतार वर्शिप के एंगेज में थे। सती सिस्टम मैंने जैसे कि आपको बताया इन्होंने बैन ही करवा दिया था। और जो सेक्रीफाइस हो रही थी, अब सेक्रीफाइस का आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपने ओ माई गॉड देखी होगी, ठीक है। उसमें एक सीन था, उसमें एक पर्सन कहता है कि मैंने अपने बाल अर्पण किए और मुझे जॉब लग गई, ठीक है। तो इस तरह के जो सेक्रीफाइस हैं, ये तो खैर चलो मजाक हो गया, उस समय बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होते थे। तो वो इसके एंगेज में थे कि सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, भगवान कभी भी हम लोगों को परेशान करके खुश नहीं होते। तो समझाते थे लोगों को कि आप समझिए कि एक्चुअली में जो वर्शिप है वो किसको कहते हैं, ठीक है जी। और जो एक डॉगमा बना हुआ था कि आप फॉरेन जाएंगे या फिर आप समुंदर पार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो लोगों को समझाते थे कि अगर हम ये समुंदर पार नहीं करेंगे तो हम एक साइंटिफिक नॉलेज, मतलब एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से सीख पाएंगे, ठीक है जी। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दी, यहाँ पर सभी पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे हैं। डिटेल में आप नोट्स को पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। और स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन्होंने ओपन करे, ठीक है जी। और अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताना रह ही गया, इन्होंने फर्स्ट बंगाली वीकली चलाई थी, संवाद कौमुदी, ठीक है जी। और ये वैसे न्यूज़पेपर था, यहाँ पर न्यूज़पेपर लिख लेना आप। ये पहला न्यूज़पेपर था जो मतलब एक इंडियन के द्वारा पब्लिश एडिटेड किया गया था, ठीक है जी। संवाद कौमुदी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, ये पूछा जाता है समटाइम्स, और मैंने आपको प्रेस एक्ट में ही बताया था, ठीक है जी। संवाद का मतलब होता है प्रचार और कौमुदी का मतलब होता है द मून ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है जी। उसके बाद एक वीकली चलाई थी मिरात उल अकबर, इसका मतलब होता है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब राजा राम मोहन राय की डेथ हुई, डेथ होने के बाद एक्चुअली में पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है जी। अब ब्रह्म समाज को कौन देखेगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। 1848 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया। वैसे ये अपना एक सभा चला रहे थे, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो थी बेसिकली आप ऐसे समझ लो जो ब्रह्म समाज है उसी के ही आइडल पर चल रही थी, ठीक है जी। तो इन्होंने एक तरह से ज्वाइन कर ली ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज को इन्होंने और तत्वबोधिनी सभा को एक तरह से मिला लिया, ठीक है जी। ये कंबाइन कर ली थी। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? डेफिनेटली आपको पता होगा, सुरेंद्रनाथ टैगोर के एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे ये, ठीक है जी। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से बेसिकली ब्रह्म समाज को जो जिस दिशा में चल रही थी राजा राम मोहन राय के समय, उसी दिशा में चलाया इन्होंने, ठीक है जी। इवन इन्होंने इंक्रीज़ किया, कुछ लोगों को जोड़ा इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अश्वनी कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है जी, जिन्होंने ब्रह्म समाज को एक तरह से ज्वाइन किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर 1858 में हुआ क्या
केशव चंद्र सेन ने जब ब्रह्म समाज को ज्वाइन करा तो इन्होंने एक्सपेंड किया ब्रह्म समाज को यूपी में, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में, मतलब बंगाल से बाहर इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी। अब केशव चंद्र सेन जो थे इनको हटा दिया गया था 1865 से आचार्य की पद से, ठीक है, आचार्य की पद पर थे ये, इनको हटा दिया गया था। और इसके बाद केशव चंद्र सेन और इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़कर एक नया ब्रह्म समाज बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है जी। जो पहले का ब्रह्म समाज था उसको फिर लोग कहने लगे थे आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब क्या होता है, ओल्ड, ठीक है जी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शिव जी को आदि योगी, ठीक है जी। तो आदि योगी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे जो ओल्डेस्ट गॉड है वो हम शिव जी को ही मानते हैं, मतलब सबसे पहले शिव जी आए थे, ऐसे समझ सकते हैं हम, ठीक है। वैसे कई विष्णु जी को ही मानते हैं, कई ब्रह्मा जी को ही मानते हैं, लेकिन ये अपनी एक विचारधारा है, वैसे आपको समझा रहा हूं मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आप ऐसे समझ लो आदि क्या होता है, पुराना, सबसे पुराना, ठीक है जी। उसके बाद केशव चंद्र जो सेन थे यहाँ पर जब इन्होंने अलग से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया 1878 में, ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। इसका क्या रीज़न था, केशव चंद्र सेन जो कि एंगेज्ड में थे चाइल्ड मैरिज के, इन्होंने अपनी ही बेटी की शादी 13-14 साल की एज में कर दी, ठीक है जी। तो इन्होंने तर्क क्या दिया कि मेरे को बहुत अच्छा एक रिश्ता आया था, मतलब एक राजा का रिश्ता आया था, इसको मैं मना नहीं कर पाया, ठीक है। इसको लेकर जो इनके फॉलोवर्स थे वो नाराज हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की नींव रख दी 1878 में। और ये बनाया किसके द्वारा गया था, आनंद मोहन बोस एंड शिव चंद्रा देव एंड उमेश चंद्रा दत्ता के द्वारा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया एक्चुअली में क्या था ब्रह्म समाज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1849 में, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। परमहंसा सभा जो प्रार्थना समाज है ये पहले स्टार्ट हुआ था एज अ परमहंसा सभा इन महाराष्ट्र 1849, ठीक है जी। इनका मेनली एम क्या था, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज, मतलब एक्चुअली में जो एक तरह से रिफॉर्मिस्ट का एजेंडा रहा है कि कास्टिज्म सिस्टम को हम खत्म करें, ठीक है जी। एंड साथ साथ जो कॉमनल बैरियर्स हैं उसके हम एंगेज्ड में जाकर लोगों को समझाएं कि आपको एक समाज में रहना है, आप कास्टिज्म सिस्टम या एक रिलीजियस सिस्टम को देखकर नहीं इस देश को चला सकते, ठीक है जी। साथ साथ ये ब्रह्म समाज की ही आइडलशिप को ही फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तरह से प्रार्थना समाज भी एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि महाराष्ट्र में ये ब्रह्म समाज की एक विंग है, ठीक है जी। अब 1867 में केशव चंद्र सेन ने काफ़ी यहाँ पर अपने आप को डोमिनेट कर लिया था, मतलब प्रार्थना समाज के थ्रू, ठीक है जी। और इन्होंने बॉम्बे में ब्रह्म समाज का एक पूरा का पूरा विंग यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया था। अब प्रार्थना समाज के 4 यहाँ पर पॉइंट्स हैं, सोशल एजेंडा हैं, वो समझना हमारे को बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कास्टिज्म सिस्टम के एंगेज में थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे, चाइल्ड मैरिज के एंगेज में थे, ठीक है जी। साथ साथ जो ये विडोज़ थी इनके ये बेसिकली इनको चाहते थे कि आत्मनिर्भर बने, उनको एजुकेशन मिले, और गर्ल्स के फेवर में थे कि उनको एजुकेशन मिले, ठीक है जी। विडो रीमैरिज एक्ट को लाना चाहते थे ये, ठीक है जी। साथ साथ ये चाहते थे कि जो एज है शादी की वो बढ़े, बहुत ही कम एज में शादी हो रही है, 10 साल में, 12 साल में, क्या ही ये शादी हो रही है, ठीक है, बच्चों में। तो ये बेसिकली इसके एंगेज में थे, क्लियर है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको समझना होगा जो बेसिकली प्रार्थना समाज था, इसको लेटर ऑन ज्वाइन करा था दोंदो केशवा कार्वे ने और राणा दे ने। जो हिंदू विडो रीमैरिज मूवमेंट था ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलाया था इन दोनों ने। और इनका मेन एम क्या था कि जो विडोज़ हैं उनको एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, और साथ साथ जो भी विडो शादी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम देखेंगे पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनको टाइटल दिया गया था विद्यासागर का क्योंकि इन्होंने एजुकेशन में बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है जी। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ग्रेट एजुकेटर थे, ह्यूमनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मिदनापुर बंगाल में, ठीक है जी। एंड ये बंगाली डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे फोर्ट विलियम्स कॉलेज में, ठीक है जी। एंड ही बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ठीक है जी। अब संस्कृत कॉलेज में जब ये पढ़ाते थे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ते थे, तो ये इस फेवर में थे कि नॉन ब्राह्मण्स को भी बेसिकली संस्कृत सीखने को मिले। तो इसके चलते हुए इन्होंने वहाँ पर कॉलेज खोलने की ठान ली, ठीक है जी। और इन्होंने एक कॉलेज ओपन किया, और इस कॉलेज को हम लोग आई थिंक ये कॉलेज कैलकाटा में ओपन किया गया था, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन इन कैलकाटा, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जेडी बिटवीन की हेल्प से, मैं आई थिंक प्रोनाउंस यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, बिटवीन कॉलेज स्कूल खोला था, ठीक है जी। साथ साथ यहाँ पर इनको टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी एजुकेशन सिस्टम में। एंड साथ साथ इन्होंने जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट था वो भी इन्हीं की बदौलत आया था, ठीक है जी।
तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स थी जो हमें याद रखनी है और इसी से रिलेटेड आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, तो विडो रीमैरिज एक्ट किसके समय में पास हुआ था? डलहौजी के समय में। और पास कराने में सबसे ज़्यादा मुशक्क़त, मतलब यहाँ पर एक तरह से एक पर्सन का हमने जैसे सती प्रथा में नाम लिखा था राजा राम मोहन राय, तो ऐसे ही विडो रीमैरिज एक्ट में आपने नाम याद रखना है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है जी, चलिए चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के भी ये एंगेज में थे। ठीक है जी, अच्छा चाइल्ड मैरिज की भी इन्होंने एज बढ़वा दी थी और पॉलीगैमी जो मल्टीपल मैरिजेस हो रही हैं उसके भी एंगेज में थे। उसके बाद है यंग बंगाल मूवमेंट। ये मूवमेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनरी विवियन डिओर्जिया एंड द यंग बंगाल मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। बेसिकली इसके फाउंडर थे हेनरी विवियन डिओर्जिया। ठीक है जी, अब ही वॉज बोर्न इन कैलकाटा इन 1809। इनका जन्म हुआ था कैलकाटा में 1809 में। ठीक है जी, और ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। अब जो इनकी सोच थी उसको लेकर इनको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। अब सोच क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इनको फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट भी कहा जाता है। ठीक है जी, अब ये बेसिकली चाहते थे कि जो एक ओल्ड ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जो ब्राह्मण्स जो बेसिकली अपनी एक मोनोपोली चला रहे हैं, वो एक गलत है। ठीक है जी, साथ साथ आइडल वर्शिप के एंगेज में थे, कास्टिज्म सिस्टम के एंगेज में थे, सुपरस्टिशियस के एंगेज में थे। और ये चाहते थे कि जो इनके स्टूडेंट है वो ओपनली डिबेट करें, जो बेसिकली आइडल वर्शिप के फेवर में बोलते हैं, कास्टिज्म सिस्टम के फेवर में बोलते हैं, सुपरस्टिशियस के फेवर में बोलते हैं, तो ओपनली डिबेट, और इसी वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। और साथ साथ ये डिमांड कर रहे थे कि वुमेन्स को प्रॉपर एक राइट मिलना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है जी, तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और ये आपने लास्ट लाइन याद रखनी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज डिस्क्राइब टू डिरोजियन एज अ पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। ठीक है जी, उसके बाद ज्योतिराव फुले। अब देखिए ज्योतिराव फुले की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी काबिल तारीफ है। ठीक है जी, इन्होंने भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे अपने महाराष्ट्र वाले रीजन में। एंड जो ज्योतिबा फुले हैं ये बोर्न मतलब कहाँ पर इनका बेसिकली जन्म हुआ था, एक एज ए ये माली थे, मतलब एज ए गार्डनर थे, गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे महाराष्ट्र में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो शूद्र कम्युनिटी है उसमें ये बेसिकली उनका जन्म हुआ ज्योतिराव फुले का। अब इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ दिया ब्राह्मणिकल, जो सुपरियरिटी चली आ रही थी, मतलब जो ब्राह्मणिकल ऐसे समझ लो कि जो एक मोनोपोली चली आ रही थी उसके अगेंस्ट इन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट छेड़ दिया। और अपर कास्ट जो डोमिनेट कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की विचारधारा चले। अब देखिए मेन एम क्या था यहाँ पर, कास्ट सिस्टम को कम्प्लीटली अबॉलिश करना, और जो संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ रहे हैं वो गलत है, और संस्कृत में ही एक तरह से हिंदुज़म के बारे में आप नॉलेज ग्रैब कर सकते हो वो भी गलत है। इसके भी इंगेज में ये थे। साथ साथ ये चाहते थे कि जो जेंडर इक्वेलिटी हो। ठीक है जी, और एक प्रॉपर इन्होंने एक सिंबल भी दिया था, जैसे राम भगवान जी को आपको पता है काफ़ी सारे हिंदूज़ फॉलो करते हैं, इवन हम सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, और राम भगवान जी को जो हिंदूज़ हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, उस समय आइडल मानते थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा राम भगवान जी को पूजते थे। तो इन्होंने राम भगवान जी के अपोज में बाली को बेसिकली एज अ सिम्बलाइज्ड किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। तो यूज द सिंबल ऑफ बाली एज अपोज टू राम यूज बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए बहुत सारे वर्क किए, एंड जेंडर इक्वालिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, वुमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक स्कूल भी ओपन करा, गर्ल्स स्कूल इन पुणे। ठीक है जी, इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। ठीक है जी, मेन इनका एम क्या था, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है जी, साथ साथ जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जो वुमेन्स को एजुकेशन नहीं मिल रही, और साथ साथ जो लोअर कास्ट की वुमेन्स थी उनको तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, तो उनको एक तरह से अपलिफ्ट करने का काम इन्होंने किया था। ठीक है जी, तो इनको एक टाइटल भी दिया गया था महात्मा का, और इस पूरे के पूरे मतलब इनके मूवमेंट के चलते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क किया था, डेट्स वाई इनको टाइटल दिया गया था। ठीक है जी, और 1873 में एक इन्होंने समाज की नींव रखी थी, और ये समाज का नाम है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का मतलब क्या होता है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। ठीक है जी, मतलब बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने का इन्होंने बहुत अच्छे से एक तरह से वर्क किया था। नेक्स्ट है थियोसफिकल सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थियोसफी का मतलब होता है टीचिंग अबाउट गॉड एंड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द मिस्टिकल इंसाइट। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे एक रशियन लेडी थी,
HP ब्लवस्काई, ठीक है जी। और लेटर ऑन इसको ज्वाइन किया था कर्नल MS ऑलकॉट ने। और 1882 में इसका पहले तो हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क में ओपन हुआ था। 1882 में इसका हेडक्वार्टर इंडिया के मद्रास में अदियार में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है जी। और देन जो बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग थे वो एक ही धर्म को मानते थे, मतलब ऐसे समझ लो कि सभी धर्म को कंबाइन करके वो बात करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, ठीक है जी। मेनली इनका काम क्या था कि हम रेस वाइज कलर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो एक रिलीजन है वो एक तरह से एक ही है। अगर हम सभी रिलीजन को एक तरह से देखें तो हम लोग एक ही परमात्मा की संतान है, ठीक है जी। मतलब एक ही फिलोसफी में चलने वाले लोग थे ये। और यहाँ पर इनका जो पूरा का पूरा सिनेरियो था वो क्या था कि आप ऐसे समझ लो कि लाइक की मूवमेंट इन्होंने जो चलाया था, उपनिषद को बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते थे। साथ साथ जोरेस्ट्रियम जो एक रिलीजन है उसको इन्होंने कहा कि हिंदू जोरेस्ट्रियन रिलीजन एंड साथ साथ जो क्रिश्चियन रिलीजन है इसको एक करके आप ऐसे समझ गए होंगे कि एक करके जो मतलब एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हम एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेनली हमारा एम क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी। उसके बाद लेटर ऑन इसको ज्वाइन करा एनी बेसेंट ने, ठीक है जी। और एनी बेसेंट ने इसको इसकी प्रेसिडेंसी करी थी 1893 में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल ओपन किया था विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती एंड द आर्य समाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये रिवाइवलिस्ट भी थे और रिफॉर्मिस्ट भी थे। अब रिवाइवलिस्ट क्यों थे और इनको रिफॉर्मिस्ट हम क्यों कह सकते हैं, यहाँ पर समझिए। देखिए आर्य समाज की नींव रखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती बेसिकली चाहते थे कि इंडिया में जो एक्चुअली में हिंदुज़म है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी। एक्चुअल हिंदुज़म ऐसे समझ लो जो ओल्ड टाइम में मतलब जो हमारा कल्चर रहा करता था उसको हमें फॉलो करना चाहिए। डेट्स वाई इन्होंने नारा भी दिया था बैक टू द वेदास, मतलब जो वेदास हैं वो सोर्स हैं हमारी ट्रू नॉलेज की, ठीक है जी। साथ साथ इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था। मतलब इनका कहना था कि जिन्होंने फोर्सफुली तरीके से अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है तो वो शुद्धि मूवमेंट से वापस अपने धर्म में आ सकते हैं, ठीक है जी। वेदास को ही मेनली ये अपना ऐसा समझ लो कि सिग्निफिकेंट मानते थे। मतलब हिंदुइज्म में वेदास को ही ये फॉलो करने के लिए बोलते थे, ठीक है जी। इनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। गुजरात की ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था, वो भी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इनको समझें तो इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी। अच्छा मैंने जब पहले करवाया था लेक्चर ये सोशल रिफॉर्म्स तो उस समय में मैंने बुक्स नहीं बताई थी। बुक्स इनकी पूछी जाती है, यहाँ पर मैं पहले बुक्स लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश, वैसे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस जब करवाए थे तो मैंने उसमें बुक्स लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य, ठीक है जी। तो ये बुक्स आपने याद रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य, ठीक है जी। उसके बाद आर्य समाज का मेनली मकसद क्या था जो 1875 में हमें देखने को मिला था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इनका मेनली एम ये था कि एक्चुअली में जो हिंदूज़ हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेदास की ही एजुकेशन लेनी है, मतलब वेदास से ही सब कुछ सीखना है। और ये भी आइडल वर्शिप के एंगेज में थे, ठीक है जी। और चाइल्ड मैरिज के एंगेज में थे, कास्टिज्म सिस्टम के एंगेज में थे, ठीक है जी। और पॉलीथिज्म के भी एंगेज में थे। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं या ऐसे समझ लो सुपरस्टिशियस हैं, जो प्रिस्ट हैं, उनके एंगेज में थे ये। जो रिचुअल्स परफॉर्म्स होते थे उस समय उसके भी एंगेज में ये बेसिकली बात करते थे। एनिमल सेक्रीफाइस ये सही नहीं मानते थे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये रिवाइवलिस्ट एक तरह से हम इनको देख रहे हैं, साथ साथ ये रिफॉर्म्स की वाली बातें भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में थे ये, विडो रीमैरिज के फेवर में थे। तो आप देख सकते हैं एक तरह से ये बात कर रहे हैं हिंदूज को क्या सीखना चाहिए अपने वेदास से, ठीक है जी। और ब्राह्मण समाज क्या कह रहे थे, हिंदूज को क्या सीखना चाहिए अपने उपनिषद से, ठीक है जी। वेदास पुराण उपनिषद यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हम एक पॉइंट को ऐड ऑन कर दें यहाँ पर, जो इन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास, ठीक है जी, शुद्धि मूवमेंट, तो वहाँ से हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिवाइवलिस्ट थे, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये हमें ब्राह्मण समाज में भी देखने को मिले थे, ठीक है जी। अब देखिए आर्य समाज जो पहले था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब इनकी बेसिकली डेथ हुई तो डेथ होने के बाद जो आर्य समाज है वो भी दो विचारधारा में हमें डिवाइड होता हुआ दिखा, ठीक है जी। अब दो विचारधारा क्या कहती थी, एक तो थी जो बिल्कुल पहले की विचारधारा है जो स्वामी
दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा थी, सेम उसी विचारधारा पे चली। लेकिन एक विचारधारा कहती थी कि थोड़ा सा हमें लिबरल होना चाहिए, और लिबरल होने के साथ साथ यहाँ पर एक ग्रुप अलग बन गया। ठीक है जी, तो क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आपने याद रखना है, ये वर्ण सिस्टम के भी फेवर में थे। वर्ण सिस्टम क्या है? कास्टिज्म सिस्टम, मतलब जो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब उसके फेवर में थे। बट ये चाहते थे कि जो आज की डेट में वर्ण सिस्टम को डिफाइन करा जाता है, जो बहुत ज़्यादा एक तरह से हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, वो गलत है। ठीक है जी। और जो दो ग्रुप्स बने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया एक ग्रुप के द्वारा, और ये लाहौर में खोला गया था। अच्छा, लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और ये किसके द्वारा खोला गया था? डीएवी स्कूल। तो आपने याद रखना है इनका नाम, लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। ठीक है जी। जो चाहते थे कि थोड़ा सा लिबरल फैक्शन आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हमें सोच को बदलना है। और एक जो पहले की सोच चल रही थी, उन्होंने एक गुरुकुल खोला था 1902 में, और इनका नाम है लाला मुंशीराम, जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से चल रहे थे। और ये जो गुरुकुल था ये खोला था इन्होंने हरिद्वार में। ठीक है जी, हरिद्वार। और नेक्स्ट सेशन में हम सभी के सभी सोशल रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, और आपका पेपर आपको पता ही है बहुत ही जल्द होने वाला है, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है जी। अब देखिए, लास्ट टाइम क्या होता है, हम लोग रिवाइज जब करते हैं तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलत तरीके से रिवाइज करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर, एक वाइट पेपर लीजिए और सभी के सभी सब्जेक्ट लिखिए, और समझिए कल आपका पेपर है, और देखिए कि आप कितना % यहाँ पर मतलब ठीक कर पाएंगे क्वेश्चंस को। या ऐसे समझो कि 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आने हैं, तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर परसेंटेज लिख लो 60%। ठीक है जी। ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लिख लो 70%। मान लो कि आपको हिस्ट्री नहीं आती तो हिस्ट्री में लिख लो 10%, इकोनॉमिक्स आती है तो लिख लो 80%। आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है जी। आप टीचर से झूठ बोल सकते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपने इस तरह से वाइट पेपर पे लिखना है, और जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले उठाइए, रिवीजन के लीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए, उससे सबसे पहले उठाइए। और रिवीजन आपको करनी कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 के आसपास क्वेश्चन अपलोडेड हैं। ठीक है जी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली डोज की प्लेलिस्ट है, एंड साथ साथ ईपीएफओ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, उसको उठाइए। अगर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं अच्छा, तो यहाँ पर मैम ने 250 के राउंड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है जी। और इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्टिव वाइज भी कवर कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं सर ने। एंड हिस्ट्री आपको पता ही है, ईपीएफओ रैपिड रिवीजन में भी हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। अकाउंटिंग हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। मेनली आपका फोकस होना चाहिए जो आपका वीक सब्जेक्ट है। ठीक है जी, उसको रिवाइज कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो वीक सब्जेक्ट होता है उसको हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और हम सोचते हैं कि आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे, आज हमने इतने चैप्टर करने हैं। लेकिन वो हम जानते हैं कि रात को हमारी आउटपुट सिर्फ हम देखते हैं 70% ही देखने को मिली है पूरे दिन में। ठीक है जी। मतलब सोचते हम ज़्यादा ही हैं, लेकिन पढ़ हम कम पाते हैं। ये फैक्ट है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है जी। और ये ज़रूरी भी है, अगर हम सोच आसमान की रखेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ तो पा ही लेंगे। ठीक है जी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर अपना एक टाइम टेबल जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल सही होगा, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपने वीक सब्जेक्ट को पहले उठाना है। ठीक है जी। क्योंकि वीक सब्जेक्ट को अगर आप पहले उठाओगे तो लास्ट में आप थोड़ा सा हड़बड़ाओगे नहीं, और जो आप करना चाहते हो, लाइक है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है वो तो आप कर ही लोगे लास्ट के समय में। अगर आपको 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, 2 घंटे मिले, 1 घंटा मिले, तो उसमें अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आप 60 से 70% तो क्वेश्चन ठीक कर ही आएंगे। लेकिन अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है, मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश अगर आप सोच रहे हो 2 दिन में कर लोगे तो नहीं होगी। ठीक है जी। या फिर हिस्ट्री नहीं होगी, कोई भी सब्जेक्ट आपका 2-3 दिन में नहीं होगा, उसको आप टाइम दीजिए। अभी भी इतना टाइम है कि आप एक सब्जेक्ट जो आपने अभी तक नहीं छेड़ा उसको आप डेली टू डेली 2 से 3 घंटे देकर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और आई विश कि आप सबका पेपर क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।